नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। आज कमोडिटी मार्केट को देखें तो कच्चा तेल आज मजबूत है, नेचुरल गैस में थोड़ी तेजी है, सोना और चांदी बिल्कुल सुस्त है, दायरे में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। वही हाल बेस मेटल्स का भी है। एग्री मार्केट की चाल अगर आज देखें तो एग्री मार्केट में हल्दी में आज बिकवाली दिख रही है, बाकी काउंटर सीमित दायरे में ही घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुस्ती आज ज़्यादा है। अगर हल्दी को छोड़ दे तो बाकी काउंटर एग्री मार्केट में भी सुस्त है, और नॉन एग्री मार्केट में क्रूड एनजी को छोड़ दे तो बाकी काउंटर में सुस्ती दिख रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 5 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट में। कुणाल शाह हैं निर्मल वंश से, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही हमारे साथ आगे एसडी गुथरी के सिंगापुर डिवीजन के सीईओ संदीप भान होंगे। उनसे समझेंगे कि पाम के क्यों बढ़ रहे हैं दाम, और साथ ही सोयाबीन की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक भी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कुणाल जी आपके साथ। सोने चांदी में आज बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले बाजार सतर्क है, इसलिए स्थिरता दिख रही है। आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है सर, और कल जो बैठक होगी अलास्का में उससे क्या उम्मीदें लगानी चाहिए? I think markets are waiting for the outcome of the tomorrow's event, because ये बहुत बड़ी इवेंट रहेगी मेरी राय में। क्योंकि अगर यहाँ से रशिया का कोई भी एग्रेसिव रवैया रहेगा, अगर यूक्रेन को लेके है, या सीज फायर या कोई डील नहीं होती है और चीजें खराब हो जाती है, तो वी विल सी न्यू राउंड ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया। और रिटेलिएटरी टैरिफ के दौर पे हम इंडिया के ऊपर भी जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात है, वो सब भी लागू हो सकते हैं। सो ये सब फियर बनने के कारण अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मेरी राय में ऐसे माहौल में सबसे पहले अगर हो सकता है तो कल कैरी ट्रेडर्स जो है उनको कैरी नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को कैरी करना ही है तो लॉन्ग जाना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ना रशिया झुकने के मूड में है, ना यूएस कोई सॉफ्ट स्टांस दिखा रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर पीस डील नहीं होती है तो मंडे मॉर्निंग को गैप अप हो सकता है। सो ट्रेडर तो अवॉइड ही कीजिए, कुछ मत कीजिए। 1-2 दिन कुछ नहीं किया वो भी एक मुनाफा ही है। और अगर किसी को कंपल्सिवली कुछ ऐड करना ही है तो मेरी राय में बाइंग करना बेटर रहेगा। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो बाइंग करके जाए, अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको ट्रेडिंग की एडिक्शन नहीं है, तो आप आज अवॉइड करें। देखिए मंडे तक फिर आप डिसाइड करें कि क्या कुछ वहाँ पर होगा। लेकिन जिस तरह के बयानबाजी हो रही है उससे संभावनाएं भी कम हैं, और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा भी गया है कि ये सिर्फ लिसनिंग एक्सरसाइज है, तो संभावनाएं कम है कि सीज फायर यहाँ पर हो पाएगी। आगे की और भी दौर की बैठकें होंगी, लेकिन पहली बैठक क्या होती है वो सबसे पहले देखना होगा। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर पर क्या करना चाहिए ट्रेडर को? आज क्या करे और आज क्या अपनी पोजीशन को काट कर जाएं? नमस्कार विश्वमान जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक सोने और चांदी का सवाल है, तो जैसा कि कुणाल ने बताया कि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और अभी ऐसी कोई संभावना लग नहीं रही कि यहाँ पे जो पीस डील है वो होती हुई नजर आएगी। तो उसके चलते यहाँ पे शॉर्ट सेल तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी जो है एक बुल रन में बना हुआ है, और जिस तरह से जो यूएस के आंकड़े आए थे तो अब वहां पे रेट कट की पॉसिबिलिटी भी है। तो शॉर्ट सेल अवॉइड करना चाहिए, और जो ट्रेडर हैं बेहतर होगा कि वो अपनी पोजीशन को कम करके जाएं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉल या पुट ऑप्शन से हेज करें। अगर इंट्राडे में अगर कहीं पोजीशन बनानी है तो सोने में अगर थोड़ी गिरावट आती है 99,900 के आसपास, तो बाय कर सकते हैं 99,475 के स्टॉप लॉस से। 1,07,000 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में जो मिनी का जो 1,16,000 का कॉल ऑप्शन है अगस्त महीने का, वहां पे 650 के आसपास बाय करना चाहिए। इस पोजीशन को कैरी भी कर सकते हैं। 300 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट 1,200 तक के रख सकते हैं। की ट्रेडर के लिए सलाह है, गोल्ड आप 99,000 के आसपास खरीदे और 1,07,000 रुपए ये टारगेट है। सिल्वर मिनी की कॉल खरीद सकते हैं ताकि आपके लिए रिस्क कम हो।
1,16,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह है। 650 में 1200 उसका टारगेट आ सकता है, लेकिन आप पोजीशन को हल्की रखें, ये सलाह हमारे दोनों ही एक्सपर्ट दे रहे हैं। कोशिश करें, अगर अवॉइड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, आज काट करके जा सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। प्रथमेश जी, आप बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। आज जिनको ट्रेड करना है दिन के दौरान या शाम तक निकल जाना है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह दी जा रही है गोल्ड और सिल्वर में? मेरे ख्याल से गोल्ड में 1,150,000 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 1,00,000 रुपए का स्टॉप और टारगेट 1,450,000 रुपए का। क्लियरली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करें और ट्रेड जो है नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड ना करें। सिल्वर में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,15,000, एंट्री पॉइंट 1,14,600, स्टॉप लॉस टारगेट 1,16,000। स्टॉप लॉसेस रखें और कैरी फॉरवर्ड ना करें। गोल्ड और सिल्वर दोनों में भी यही सलाह है। मिही कॉल जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं उसे कैरी ना करें। आज के लिए सिर्फ ये कॉल है, ध्यान रखिएगा। ये डिस्क्लेमर एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है और एसएल का भी ख्याल रखिए। जो भी टारगेट मिले, मुनाफे में है घाटे में है, आज के आज इसे काट करके जाएं। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में आज हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है आज। अब आगे क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल पर तो और भी ज्यादा असर होगा इसका। कुणाल जी, कच्चे तेल की चाल कैसी रहेगी? कच्चे तेल में मेरी राय में ये सब ही डिपेंड है रशिया के ऊपर ही। सो मेरी राय में आपको रशिया का जो पीस डील है वो हो जाता है तो कच्चा तेल में मैक्सिमम 2-3, क्योंकि मेजोरिटी नेगेटिव न्यूज डिस्काउंटेड है। $60 के नीचे मुझे मंदी नहीं लग रहा है। कच्चा तेल यहाँ से गिरता है 5400 पे, 5400 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट करके मतलब नहीं है। ओके, शॉर्ट करके ना जाए, लॉन्ग में ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर बना हुआ है। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में? अगेन यहाँ पे भी ऑप्शन के थ्रू रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। तो 5600 की कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ की बाय करना चाहिए 115 के स्तर पे। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 200 तक का रखें। आपके पास ऑप्शंस में क्या ट्रेड है प्रथमेश जी? क्रूड में अगर किसी को ट्रेड करना है ऑप्शंस में तो उसमें बता दीजिए। 5,400 जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो दिख रहा है, तो आज की आज ट्रेड करना है तो 5,600 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए अगस्त वाला, और 90 रुपीज का एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस 50 रुपए, टारगेट 170। कच्चे तेल को लेकर है। मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में आज सुस्ती दिख रही है। कॉपर बिल्कुल सपाट 888, ओपनिंग ट्रेड से ही सपाट है। जिंक देखिए, जिंक का भी यही हाल है, लेड का भी यही हाल है। 268.50 पे जिंक है, लेड 253 पे, लेड भी 180 के करीब है। कुणाल जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? यहां से कुछ टॉप ट्रेड निकल के आ रहे हैं क्या? विश्व मोहन जी, मेरी राय में बेस मेटल में रेंज बाउंड ही लग रहा है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। आज एक जो फ्रीपोर्ट माइन थी उसका प्रोडक्शन थोड़ा चालू होने के कारण कॉपर 4-5 रुपए नीचे आ सकता है। बड़ा ट्रिगर आएगा रशिया की और यूएस की जो इवेंट है उसके बाद। उसके पहले कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है मार्केट में। एब्सेंस तो बहुत मंदी भी नहीं लग रही है। 870 रुपए की कॉपर में मंदी नहीं लग रही है। 880 के आसपास धीरे धीरे लॉन्ग अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जहां तक दूसरे मेटल्स की बात करेंगे, सो एल्यूमिनियम में भी सेम लग रहा है मुझे। एल्यूमिनियम भी रिलेटिवली सब बेटर ही लग रहा है, बट ट्रिगर मिसिंग है। रशिया के साथ क्या होता है, अगर नए सैंक्शन लगेंगे, ये कल मीटिंग अगर फेल होती है पीस टॉक और अमेरिका और कोई सैंक्शन लगाता है, तो सेंटिमेंटली एल्यूमिनियम बढ़ सकता है। तो एल्यूमिनियम में लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं। अगर नहीं भी सैंक्शन लगे तो कोई ज्यादा नहीं गिरेगा, 1-2 रुपए नीचे आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम यहां से ज्यादा गिरने की जगह नहीं है। तो ओवरऑल कुल मिला के असमंजस का माहौल है। मंडे को क्लैरिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। कोई कंपल्सिव ट्रेडर है तो एल्यूमिनियम बेटर रहेगा लॉन्ग करना। ओके, तो कंपल्सरी ट्रेडर हैं उनके लिए ये सलाह है। आप बताइए, आपकी बेस मेटल्स पर क्या राय है मनोज जी, आपकी टॉपिक? बिल्कुल, यहाँ पे दायरे का ही ट्रेड है, लेकिन कन्विक्शन यहाँ पे एल्यूमिनियम पे ज्यादा है, क्योंकि टैरिफ का उस कमोडिटी को फायदा भी मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। तो अगर यहाँ पीस डील नहीं होती है तो भी उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो एल्यूमिनियम 252 के स्तर पर बाय करना चाहिए, अगस्त का वायदा। 249 का स्टॉप लॉस रखे
और 257 तक के टारगेट यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ओके, आप भी बता दीजिए प्रथमेश जी, आपके क्या क्लाइंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं बेस मेटल्स में आज? कॉपर बाय करने की सलाह है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 885 पर, 881 का स्टॉप, टारगेट 895 के लिए। नेचुरल गैस में कुछ ऑप्शंस में ट्रेड मौके दिख रहे हैं क्या आपको प्रथमेश जी? कौन से काउंटर में? नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूं, 248 रुपए के आसपास है अगस्त का वायदा, यहाँ क्या करना चाहिए? डायरेक्शन फिलहाल यहाँ पे 250 254 की तरफ दिख रहा है नेचुरल गैस। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 244 का एंट्री पॉइंट, 240 का स्टॉप, टारगेट 254 के टारगेट की राय एनजी पर? कुणाल जी, आपसे मेरा सवाल था नेचुरल गैस, यहां क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस के फंडामेंटल तो कोई तेजी के नहीं है। नेचुरल गैस में रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड इन्वेंट्री। सो मेरी राय में नेचुरल गैस वेट करना चाहिए। तेजी नहीं लग रही है, 235 आ सकता है। आ सकता है, आपको तेजी नहीं लग रही है। लेकिन प्रथमेश जी की राय सिर्फ आज के लिए, प्रथमेश जी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अपने चार्ट बनाते हैं, उस हिसाब से वो टेक्निकल ट्रेडिंग कॉल देते हैं, इसलिए उनकी थोड़ी कॉल, कॉन्ट्रा कॉल कभी कभी आपको दिखती होगी। शुक्रिया प्रथमेश जी और कुणाल जी, आप दोनों मेहमानों का। वक्त हो चुका है ब्रेक का। मनोज जी आप बने रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम सिर्फ एग्री की बात करने वाले हैं, और एग्री मार्केट में मसाले और ग्वार पर तो आपकी राय लेंगे ही। साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान होंगे, सोपा के ईडी होंगे और एसडी गत्री इंटरनेशनल के सिंगापुर के डिवीजन के सीईओ संदीप भान भी होंगे। उनसे पाम में के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की और साथ ही पाम तेल की। हमारे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ संदीप भान हैं, सीईओ हैं एसडी गुथरी सिंगापुर डिवीज़न के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप सर, आपने वक्त निकाला। और साथ ही हमारे साथ बीएन पाठक जी भी हैं, ईडी हैं सोपा के। संदीप सर, पाम के दाम काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। आज भी अगर आप देखें तो 4450 रिंगिट के करीब है। हफ्ते भर में 4% की तेज़ी दिखी है। क्या हो रहा है सर पाम के मार्केट को लेकर? क्या नई रिपोर्ट है क्या, और आगे क्या हो सकता है? आगे दाम और भी बढ़ सकते हैं क्या? अभी जो 11 तारीख को मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने रिपोर्ट रिलीज करी मंथली स्टॉक्स की, उसमें मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2.3-2.4 मिलियन टन एंड मंथ स्टॉक्स जुलाई में, जो कि रिपोर्ट में 2.1 मिलियन के आसपास आए। और दैट वाज कंसिडर्ड थोड़ा बुलिश मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे था, जिसके चलते सेकेंड हाफ में जो फ्यूचर्स मार्केट खुला तो चाइनीज फंड्स ने इस रिपोर्ट को बहुत बुलिश वे में इंटरप्रेट करा। उनका ये लगा कि आने वाले महीनों में जैसे यहाँ पे सीजनली प्रोडक्शन नीचे होगा, सप्लाई थोड़ी टाइट होगी, उनको चलते उन्होंने उसमें अच्छी बुलिशनेस लाई और मार्केट को बहुत तेजी में पकड़ लिया। साथ ही साथ फिर B50 की न्यूज आई इंडोनेशिया से कि वो शायद अगले साल से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जनवरी से ना सही पर आने वाले महीनों में उसका भी इम्प्लीमेंटेशन। इन चलते सारी सिचुएशन को देखते हुए फंड्स ने इस मार्केट को 4500 तक ले लिया। अब यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से ये 4500 तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ये रैली फंड्स ड्रिवन है, फिजिकल डिमांड ड्रिवन नहीं है। तो अभी फिजिकल फ्लो बाइंग उतनी स्ट्रांग आ नहीं रही है जो इस मार्केट को और तेजी से उठाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुका हुआ है बाजार, फिजिकल टेस्ट करेगा, फिजिकल में डिमांड आती है कि नहीं आती। अगर फिजिकल में डिमांड नहीं आई तो थोड़ी करेक्शन और पॉसिबल हो सकता है। सर, एक खबर तो ये है कि सीपीओ रेफरेंस प्राइस को बढ़ा दिया था मलेशिया ने, और दूसरा एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाकर 10% की गई है। इसका बाजार पर किस तरह के इंपैक्ट आगे चल के दिख सकता है सर? देखिए, ये तो मंथली फेनोमेना है। इंडोनेशिया में एक्सपेक्टेड है सितंबर में लेवी और एक्सपोर्ट टैक्स दोनों मिला के ऊपर होने का। $57 अपसाइड है इसके सीपीओ पे। और मलेशिया में टैक्स जो 9.5% था, इस नए ब्रैकेट में ये प्राइस आ गया, उसमें ये 10% बढ़ा है। उसका इम्पैक्ट $14 to $15 प्राइसेस में आ जाएगा सितंबर शिप में, जिसके चलते अभी ये जो ऑफर्स अभी इंडिया में ऑफर कर रहे हैं सारे, उसमें $10 का डिफरेंस है बिटवीन अगस्त शिपमेंट एंड सितंबर शिपमेंट। प्राइस इन हो चुका है। ओके, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के रेंज आप देख रहे हैं अगले 3 महीने की? अगर बात करूं पाम के, तो किस तरफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से फंड्स इसको पकड़ रहे हैं और आने वाले महीनों में प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है नीचे, तो थोड़ा सा फ्रेंडली मार्केट रहेगा। ओके,
किस खाने के तेल में आपको लग रहा है आगे यहाँ से ज्यादा तेजी लग रही है या स्थिरता ही दिखेगी? कहाँ ज्यादा तेजी, कहाँ मंदी दिख रही है आपको एडिबल ऑयल मार्केट देखिए, में? आज अगर देखें तो पाम ऑयल वापस अक्टूबर नवंबर दिसंबर की शिपमेंट अगर देखें तो प्राइसेस सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल की वर्चुअली सेम है। इन दोनों को देखते हुए पाम क्या वापस अफोर्ड कर सकता है सोयाबीन ऑयल के सामने प्रीमियम में जाने में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर पाम ने वो प्रीमियम में चला गया तो डिमांड पाम की डेफिनेटली बड़ी कमजोर हो सकती है। इन दोनों सिनेरियोज को देखते हुए ऐसा लगता है कि सोयाबीन ऑयल में थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए। ओके, सोयाबीन में आपको तेजी लग रही है ज़्यादा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पाम की रिपोर्ट हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। चलिए सोयाबीन की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले कैरी ओवर स्टॉक 59% घटने का आप लोगों ने जो अनुमान जारी किया है पिछले साल से तो काफ़ी कम है, इसके पीछे क्या वजह है सर? इसके पीछे अच्छी डिमांड है। एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिमांड थोड़ी सी जैसे प्रोडक्शन के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले बराबर ही थी, लेकिन डिमांड सप्लाई को देखते हुए स्टॉक कम है, क्योंकि पिछले साल कैरी ओवर बहुत ज़्यादा था। पिछले साल तो कैरी पिछले साल से लेके आए थे तो 864 था। इस साल हम क्यों कैरी ओवर कम लेके आए थे लास्ट ईयर, तो इस साल कैरी फॉरवर्ड भी कम हो गया उसके हिसाब से। थोड़ा एक्सपोर्ट जो हम 15-15.5 लाख टन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी लगता है कि वो 17-18 लाख टन हो जाएगा। तो वो एक 3-4 लाख टन का वो एक डिफरेंस है। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये वजह। क्रशिंग हमने थोड़ी बढ़ाई है। पहले हम सोच रहे थे 110 लाख होगी, अभी लगता है कि नहीं, क्रशिंग 113 लाख टन के करीब आसपास होगी, इसलिए थोड़ा स्टॉक कम है। ये बेसिकली कैरी ओवर का मामला है। पिछले साल उससे 2 साल पहले कैरी ओवर बहुत ज़्यादा था। इस साल जो हम कैरी फॉरवर्ड लेके आए थे वो कम था। सर अब एक चीज, अब बुआई की रिपोर्ट जब आप आए हैं तो अब ताजा रिपोर्ट क्या कह रही है? आप लोगों के डेटा क्या है सोपा के सर? रिपोर्ट हमने कल जारी की, आपको शायद आपकी निगाह में आई क्या नहीं था? है। आपने पर्सनली भेजा सोपा का नहीं, जो लेकिन आपकी टीम से मिला था। वो करीब करीब 115 लाख हेक्टेयर में अब तक खेती हुई है और सरकारी डेटा 120 Correct. लाख हेक्टेयर के आसपास है। मैं करेक्ट हूँ सर? यू आर राइट, यस। ओके सर, आगे क्या लग रहा है? आगे और बढ़ेंगे कि अब सीजन के अंत की तरफ हम जा रहे हैं, अब यहाँ से बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं एरिया? देखिए, सोपा के नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, दीज आर आवर फाइनल नंबर्स। एक अभी हमने एक सैटेलाइट सर्वे कमीशन किया है, उसके रिजल्ट थोड़ा आने में टाइम लगता है। वो सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट वीक में आएंगे। लेकिन सरकारी आंकड़े जो है वो अभी भी, मैंने बोला जैसे 10 दिन पीछे होते हैं हमेशा, तो उसमें थोड़ी बढ़त की उम्मीद है अभी, थोड़ी अभी भी। लेकिन हमारी जो अभी फिगर है वो फाइनल है। फिगर है सर। उत्पादन को लेकर हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ अर्ली असेसमेंट आप लोगों ने किया है क्या? जैसे आपने सही बोला कि बहुत जल्दबाजी है। अभी क्रॉप का बड़ा क्रूशियल टाइम सामने है। इस वक्त अगर 15-20 दिन सूखा पड़ गया तो क्रॉप को डैमेज होगा। अगर कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी भर गया, तो क्रॉप को डैमेज होगा। तो अभी क्रॉप का अनुमान लगाना मुझे लगता है प्रीमेच्योर है। और जैसे मैंने बोला, सोपा कोई मार्केट मूवमेंट के हिसाब से सर्वे नहीं करता है, फिगर देता है। हम लोग जो हमें फील्ड में दिखता है वही करते हैं। तो इस वक्त अगर कोई फिगर अनुमान दे रहा है तो गलत दे रहा है, क्योंकि अभी पता अगले 60-70 दिन में क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, और वो बड़े क्रूशियल टाइम है 60-70 दिन का। तो महीना होता है अभी तक जो नॉर्मल दिख रही है। यही महीना होता है जब पूरा सब कुछ चेंज, पूरे फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। सर सोया मिल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ये काफ़ी अहम है। और सोया मिल एक्सपोर्ट घटकर 17 लाख टन के आसपास हो चुका है। हालांकि यूरोप में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन और फीड इंडस्ट्री की मांग इस बार काफ़ी कम है। क्या डीडीजीएस की वजह से ये असर हो रहा है क्या? डीडीजीएस की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉब्लम डीडीजीएस से ही आ रही है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को डीडीजीएस कॉमर्शियली थोड़ा सस्ता पड़ता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में, जैसा कि हम उनसे भी बोल रहे हैं, वो लोग समझ भी रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में डीडीजीएस को अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है। इसमें जैसे मक्का का डीडीजीएस जो बहुत आ रहा है, उसमें अफ्लाटॉक्सिन का बहुत बड़ा इशू है। और अफ्लाटॉक्सिन पोल्ट्री के लिए नुकसानदायक है, और उसको अगर ह्यूमन बींग खाते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक है, बिकॉज ये सीधा जहर होता है। तो डीडीजीएस, उसके अलावा डीडीजीएस की जो प्रोटीन प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना अच्छा सोयाबीन का है। लेकिन यू आर राइट, डीडीजीएस ने डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी किया है। जैसे सोयाबीन की डिमांड इस साल अगर पोल्ट्री की ग्रोथ को देखा जाए तो 72-73 लाख टन होनी चाहिए थी, जिसको मैं अभी पैक कर रहा हूँ 63 लाख टन पे। तो ये जो एक बड़ा चंक है
15% के करीब निकल गया है। वो ऑब्वियसली डीडीजीएस की वजह से ही निकला है। डीडीजीएस का काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। अब उस पर क्या कर सकते हैं ये नहीं मालूम है, क्या सर yes, इसकी भरपाई हो सकती है क्या सोया मिल, जहां पे कोई ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री जहां पर इसकी खपत को बढ़ाई जा सके? देखिए, हम जिस पे काम कर रहे हैं और जो कि एक श्योर शॉर्ट चीज है जिससे इंडस्ट्री और किसान सबका फायदा होगा, वो ये है कि सोया का इस्तेमाल खाने में बढ़ाया जाए। अभी जो करंट यूज खाने में है वो करीब 10% है, जो कि बहुत कम है। खाने में अगर इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, 10 का 20-30% हो जाए, तो किसान को बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि वो एमएसपी से ऊपर दाम मिलेंगे। इंडस्ट्री को वैल्यूएडिशन करने की वजह से फायदा होगा। और जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी इंडिया में है, खासतौर से अमंग विमेन, चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड द लोअर इकोनॉमिक स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, उनको बढ़िया प्रोटीन मिलेगा, कम कीमत पे मिलेगा। वेजिटेरियन कंट्री है मोस्टली, तो उनके लिए प्रोटीन का बहुत सा सोर्स है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो बहुत जोर शोर से इस पे लगे हैं कि सोया का इस्तेमाल फूड में बढ़ाया जाए। हमने इस पे प्रोग्राम करने शुरू किए हैं, अवेयरनेस आ रही है। और आपसे खासतौर से प्रार्थना है कि इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, और ताकि मासेस को पता लगे कि सोया प्रोटीन खाइए, स्वस्थ रहिए, और इससे बढ़िया कोई प्रोटीन नहीं है, और ये सबसे सस्ता प्रोटीन भी है। इस एक काम से पूरे सबका भला होगा, किसान का, इंडस्ट्री का, और हमारा खाने वाला का भी। इस पे थोड़ी मदद करिए आप। वो हम भी वैल्यू चेन के हिस्सा है, हमारा भी काम है कि लोगों को जागरूक करें और इसकी अहमियत को बताएं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमारे दर्शकों को पूरी इंडस्ट्री की पूरी 360 डिग्री चर्चा आज हुई है, सोया मिल से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर बुआई की रिपोर्ट और कैरी ओवर स्टॉक तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और काउंटर है आज जहां पर नजर डालना जरूरी है, हल्दी। गिरावट यहां पर काफी तेजी से बढ़ी है। कल अच्छी तेजी थी, लेकिन आज ये बाजार पूरी तरह से डाउन लग रहा है। अक्टूबर का वायदा 1% से ज्यादा, 3%। करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कमजोर दिख रहा है। मनोज जी, हल्दी क्यों कमजोर हो रही है वापस से? टेक्निकली विश्व मोहन जी, मैंने आपको बताया था जब हमारी चर्चा हो रही थी ट्यूसडे को, कि जब तक 13,650 के स्तर अक्टूबर वायदा क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे तेजी की संभावना कम है। और हमने देखा है कि कीमतें यहाँ पे फिर जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में असफल रही, और एक गिरावट यहाँ पे दिखा रही है। तो हमारा मानना है कि 12,800, 13,000 ये सपोर्ट लेवल जो है फिर से एक बार टेस्ट हो सकते हैं। 13,650 के ऊपर कीमतें टिकने पर ही यहाँ बाय की पोजीशन बनाना चाहिए, नहीं तो सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। करना है 13,600 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तभी खरीदारी की राय है, या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है। सर आखिरी सवाल, ग्वार सीड ग्वारगम पर क्या करना चाहिए यहाँ पर? ग्वार सीड और ग्वारगम में हमने एक अच्छा हेल्दी करेक्शन देखा विश्व मोहन जी, और दोनों ही कमोडिटी अब अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है। तो अब शॉर्ट सेल की सलाह तो नहीं रहेगी। ग्वार सीड का जो सितंबर वायदा है 5,180 के स्तर आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए, 5,110 के स्टॉप लॉस से। 5,300 तक के टारगेट यहाँ पे अगले सप्ताह में फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड की भी कॉल स्क्रीन पर दिखा दीजिए जो मनोज जी ने दी है, और ताकि लोगों को, दर्शकों को पता चल जाए कि कौन से लेवल्स है, वो नोट कर लेंगे अगर उन्हें इस ट्रेड में उनको एंट्री करनी है तो 5,300 के टारगेट के लिए ग्वार सीड खरीदना है। 5,180 पे 5,110 का ऐसे लगाना है। जाने से पहले मनोज जी, डिस्क्लेमर क्या है सर? जितने भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए विश्व मोहन जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी रणनीति कमोडिटी मार्केट में बनाने के पहले वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। कमोडिटी की तरह आज इक्विटी में भी काफी सुस्ती दिख रही है। सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है क्योंकि कल एक अहम बैठक है ट्रंप और पुतिन के बीच में, और कहा जा रहा है कि ये बैठक यहाँ पर रिस्की हो सकता है और मंडे के दिन इसका असर होगा, तो कैरी करने की सलाह नहीं कमोडिटी मार्केट में भी दी जा रही है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद आपके लिए फिर जंक्शन जल्द लौटते हैं।